तो चलिए आज जरा पश्चिम बंगाल के इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें प्राचीन काल से लेकर आज तक की एक लंबी कहानी बताती है। मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि बंगाल के इतिहास के वो कौन से अहम पड़ाव थे और उनका आज भी क्या मतलब है, पुरानी सभ्यताओं से आज की राजनीति तक। देखते हैं क्या निकलता है। सही कहा। ये कहानी सिर्फ राजाओं की नहीं है, इसमें संस्कृति है, व्यापार है, बंटवारे का दर्द है और फिर से खड़े होने की कोशिश भी। देखते हैं कैसे अलग अलग ताकतों ने इस जमीन को आज का रूप दिया है। अच्छा, तो शुरुआत एकदम जड़ों से करें। सबूत तो मिलते हैं कि यहाँ नव पाषाण काल हजारों साल पहले लोग बसते थे। हाँ बिल्कुल, और पुराने ग्रंथों में वंग या बंग का जिक्र आता है। ये नाम आज तक चला रहा है, सोचिए। और फिर मौर्य और गुप्त साम्राज्य, उनका क्या असर रहा? और बहुत गहरा असर। जैसे अशोक के समय बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिला, फिर गुप्त काल आया, उसमें हिंदू धर्म, शिक्षा, कला, इन सब का विकास हुआ। वो एक तरह से नींव थी जिसने बंगाल को ज्ञान और संस्कृति का एक जरूरी सेंटर बनाया। और ये पहचान तो बाद में भी दिखी है ना? बिल्कुल। मध्यकाल में देखिए, पाल साम्राज्य 8वीं से 12वीं सदी, ये सिर्फ एक ताकतवर राज नहीं था। हाँ, सुना है उन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया था। हाँ, पाल राजा बौद्ध थे और उन्होंने नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को बहुत सहारा दिया। इसने पूर्वी भारत को ज्ञान का गढ़ बना दिया एक जमाने में। अच्छा, और पालों के बाद? उनके बाद सेन राजवंश आया। ये हिंदू राजा थे, लेकिन फिर बाहरी हमले होने लगे और 13वीं सदी तक मुस्लिम शासकों का प्रभाव आ गया। पहले दिल्ली सल्तनत, फिर कुछ समय के लिए एक आजाद बंगाल सल्तनत भी रही। और फिर आए मुगल। सुना है बंगाल उनके लिए बहुत खास था। हाँ, बहुत ज्यादा। मुगलों के राज में बंगाल उनके सबसे अमीर सूबों प्रांतों में से एक था। मुर्शिदाबाद जैसे शहर व्यापार के बड़े केंद्र थे और शायद इसी दौलत ने यूरोपियन शक्तियों को खींचा। अच्छा, तो यहीं से अंग्रेजों की कहानी शुरू होती है। हाँ, कह सकते हैं। बंगाल की दौलत पर नजर थी उनकी, और फिर वो निर्णायक मोड़ आया। 1757 प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला की हार। बिल्कुल। उनकी हार के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल शुरू हो गया और बंगाल एक तरह से भारत में उनके साम्राज्य की पहली सीढ़ी बन गया। और कलकत्ता, यानी आज का कोलकाता, वो तो राजधानी भी रहा ब्रिटिश इंडिया की 1911 तक। जी, लेकिन उससे पहले 1905 में उन्होंने बंगाल को बांटने की भी कोशिश की थी, हिंदू मुस्लिम आधार पर। हाँ, वो विभाजन, वो तो फिर रद्द हो गया था ना? हाँ, 1911 में रद्द कर दिया गया क्योंकि विरोध बहुत हुआ। लेकिन उस कोशिश ने हिंदू मुसलमानों के बीच शक और दूरी बढ़ाने का काम जरूर किया और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत कर दिया। इसी माहौल से फिर बड़े नेता और विचारक निकले होंगे। बिल्कुल। सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये सब लोग इसी दौर में बंगाल से उभरे और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को नई सोच और दिशा दी। और फिर आई 1947 की आज़ादी, जिसके साथ बंगाल का वो दर्दनाक बंटवारा भी जुड़ा है। हाँ, पश्चिम बंगाल भारत में रह गया और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना, जो बाद में बांग्लादेश कहलाया। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, लोगों का, संस्कृति का बंटवारा था। सही बात है। बहुत बड़े पैमाने पर लोग इधर से उधर हुए, भयानक दंगे हुए, लाखों लोग बेघर हो गए, शरणार्थी बन गए। उस बंटवारे के जख्म बहुत गहरे थे। आजादी के बाद की राजनीति कैसी रही? पहले तो कांग्रेस का दबदबा था। हाँ, शुरुआत में कांग्रेस का प्रभाव था, लेकिन फिर 1977 से एक लंबा दौर चला वाम मोर्चे का, CPIM के नेतृत्व में। हाँ, वो तो करीब 34 साल चला है ना? दुनिया की सबसे लंबी चली लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट सरकारों में से एक। जी बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के समाज और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। जैसे भूमि सुधार उनके बड़े कदमों में से एक थे। और फिर 2011 में बदलाव आया। हाँ, 2011 में सत्ता बदली और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई, ममता बनर्जी के नेतृत्व में, और वो आज भी हैं। तो ये सारे राजनीतिक उतार चढ़ाव भी बंगाल के आधुनिक इतिहास का एक जरूरी हिस्सा हैं। राजनीति से थोड़ा हटकर देखें तो बंगाल की सांस्कृतिक पहचान, वो तो बहुत ही मजबूत है। 19वीं-20वीं सदी का बंगाली पुनर्जागरण का जिक्र आता है बार बार। ये क्या था? हाँ, वो एक कमाल का दौर था। असल में वो एक सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक क्रांति थी। पुरानी रूढ़िवादी सोच पर सवाल उठाए गए, तर्क और शिक्षा को अहमियत दी गई। अच्छा, तो इसमें साहित्य, कला, संगीत सब शामिल था? सब कुछ। रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सत्यजीत रे,
ये सब नाम उसी दौर की देन है या उससे प्रभावित हैं। साहित्य तो है ही, संगीत में रविंद्र संगीत, बाउल परंपरा, फिर थिएटर, सिनेमा, इन सब में बंगाल की एक बहुत गहरी और जीवंत परंपरा है। तो कुल मिलाकर प्राचीन बंग से आज के पश्चिम बंगाल तक का ये सफर, इसमें साम्राज्यों का बनना बिगड़ना है, बंटवारे का दर्द है और एक जबरदस्त सांस्कृतिक ऊर्जा भी है। सच में एक अविश्वसनीय कहानी है। बिल्कुल। और जानते हैं सोचने वाली बात क्या है? ये कि इतिहास की ये जो अलग-अलग परतें हैं, साम्राज्यों की विरासत, बंटवारे का वो घाव, पुनर्जागरण की वो बौद्धिक चमक, ये सब चीजें आज के पश्चिम बंगाल की पहचान को, उसकी चुनौतियों को और उसके भविष्य की संभावनाओं को कैसे लगातार गढ़ रही हैं। ये गहरा सवाल है। शायद इस पर हमारे श्रोता जरूर सोच सकते हैं।